हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज हम बात करेंगे नीट बायोलॉजी की टॉप 20 एमसीक्यूज़ की, जो कि आपके आने वाले नीट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये जितने भी क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे, ये सभी के सभी नीट एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है द टर्म इकोलॉजी वाज़ कॉइन्ड बाय, यानी कि जो इकोलॉजी वर्ड है इसको सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने यूज किया था? अर्नस्ट हैकल, एजी टेंसले, लिंडलर या एडवर्ड जेनर? तो इसका करेक्ट आंसर है अर्नस्ट हैकल, यानी अर्नस्ट हैकल ने फर्स्ट टाइम इकोलॉजी वर्ड यूज किया था। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें ये कह रहा है कि डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द आर्टरीज लीड्स टू, यानी अगर ह्यूमन बॉडी की आर्टरीज की वॉल्स में, ह्यूमन बॉडी की आर्टरीज की वॉल्स पर अगर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाए, जम जाए, तो इससे कौन सी बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। यानी कि अगर ह्यूमन बॉडी की आर्टरीज की वॉल्स पर अगर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाए, इकट्ठा हो जाए, तो इससे आर्टरीज की वॉल्स की जो इलास्टिसिटी है वो लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से आर्टरी की जो वॉल है वो काफी ज्यादा हार्ड हो जाती है, हार्ड। और इसी कंडीशन को आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहा जाता है, जो किसकी वजह से होता है? डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल की वजह से। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें यह कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गे लिव्स इन कॉलोनी, इनमें से कौन सा एल्गे है जो कॉलोनी में रहता है, यानी ग्रुपिंग में? वोल्वॉक्स, कारा, स्पायरोगायरा या एक्टोकार्पस? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए, वोल्वॉक्स। ये कॉलोनी की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वोल्वॉक्स ये एक टाइप का ग्रीन एल्गे है जो कि क्लास क्लोरोफाइसेस से बिलोंग करता है, और ये कॉलोनी की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और इनकी जो कॉलोनीज होती है वो बिल्कुल स्फेरिकल लाइक होती है दोस्तों, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों। तो कौन सा एल्गे है जो कॉलोनी की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी कॉलोनीज में रहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वोल्वॉक्स। क्या? वोल्वॉक्स। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, डिस्फेजिया एक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? डिस्फेजिया टर्म इज रेफर्स टू, यानी कि डिस्फेजिया वर्ड का मतलब क्या होता है? यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, दूसरा है डिफिकल्टी इन सोलोइंग, सोलोइंग यानी कि फूड को घोटना, इसी प्रोसेस को सोलोइंग कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन है डिफिकल्टी इन विजन, और फोर्थ ऑप्शन है डिफिकल्टी इन हियरिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों इसमें ऑप्शन बी, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग। यानी कि जब हम खाना खाते हैं और खाना को जब घोटते हैं, तो खाना को स्वेलो करते समय जो दर्द होता है, जो डिफिकल्टी होती है, इसी कंडीशन को डिस्फेजिया कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल पेसमेकर ऑफ ह्यूमन हार्ट? ह्यूमन की हार्ट का नेचुरल पेसमेकर किसको कहा जाता है? पहले समझो पेसमेकर क्या होते हैं। पेसमेकर वो होते हैं जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करवाते हैं। ठीक है ना? तो पेसमेकर क्या होते हैं? ये वो होते हैं जो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करवाते हैं। अब ह्यूमन के हार्ट में एक नेचुरल पेसमेकर होता है, और वो किसको कहा जाता है? वो ऐसे नोड को कहा जाता है। तो ऐसे नोड ह्यूमन की हार्ट का एक नेचुरल पेसमेकर है, जो कि ह्यूमन की हार्ट के राइट एट्रियम के अपर राइट साइड प्रेजेंट होता है, जो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करवाता है। ठीक है दोस्तों। इसलिए ऐसे नोड को ह्यूमन की हार्ट का नेचुरल पेसमेकर कहा जाता है। तो समझ आया पेसमेकर क्या होते हैं? जो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करवाए, जो हार्ट की बीटिंग में हेल्प करवाए, यानी कि। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स में ये कह रहा है द ब्रेन स्टेम इज कंसिस्ट ऑफ, ब्रेन स्टेम जो होता है ये हमारी ब्रेन का एक मेजर पार्ट होता है। ठीक है ना? और ये मेनली तीन पार्ट से बने होते हैं। ये कौन कौन से पार्ट से बने होते हैं? सेरिब्रम, सेरिबेलम, पोन्स। सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लिंगेटा, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला, या मिड ब्रेन, सेरिबेलम, पोन्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों इसमें ऑप्शन सी, यानी मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला। ब्रेन के ये तीनों पार्ट मिलकर ब्रेन का एक मेजर पार्ट बनाते हैं, जिसको ब्रेन स्टेम कहा जाता है। और ये ब्रेन स्टेम हमारी बॉडी के वाइटल फंक्शंस, जैसे हमारी बॉडी की कॉन्शियसनेस हो गया, हमारी बॉडी की हार्ट रेट, ब्रीथिंग रेट, ब्लड प्रेशर, इन सबको कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है दोस्तों। तो इसको ध्यान रखेंगे, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रेन स्टेम ह्यूमन के ब्रेन का एक मेजर पार्ट है, जो मेनली तीन पार्ट से बने होते हैं, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला, जिनको कलेक्टिवली कहा क्या कहा जाता है? ब्रेन स्टेम। जो क्या करते हैं?
हमारी बॉडी के वाइटल फंक्शंस को रेगुलेट करने का काम करते हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है द बिग बैंग थ्योरी वाज गिवन बाय। बिग बैंग थ्योरी जो कि यूनिवर्स के ओरिजिन पर बेस्ड है, यानी कि जो बिग बैंग थ्योरी जो होती है ये हमें यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में बताती है कि यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ। तो इस थ्योरी के बारे में सबसे पहले हमें किसने बताया था? जॉर्ज लेमाइत्रे, थॉमस हक्सले, लिन मुर्गेलिस या लुइस पास्चर? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए। जॉर्ज लेमाइत्रे ने फर्स्ट टाइम हमें बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताया था। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इसमें ये कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटर कवरिंग ऑफ बोन्स। ह्यूमन बॉडी की बोन्स की आउटर कवरिंग क्या है? जिस तरह से हमारी हार्ट की आउटर कवरिंग होती है पेरिकार्डियम, जिस तरह से हमारी लंग्स की आउटर कवरिंग होती है, उसी तरीके से दोस्तों ह्यूमन बॉडी की बोन्स की भी एक आउटर कवरिंग होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? पेरीओस्ट, क्या कहते हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, इसको हम कहते हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, पेरीओस्टियम। क्या कहते हैं इसको? पेरीओस्टियम। तो पेरीओस्टियम क्या है? ह्यूमन बॉडी की बोन्स की आउटर कवरिंग है जो काफी टफ एंड हार्ड होती है। ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो पेरियोस्टियम इज द आउटर कवरिंग ऑफ ह्यूमन बोन्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटाइन इज मोस्ट अबेंडेंट इनसाइड द सेल। यानी इनमें से कौन सा कैटाइन है जो बॉडी के सेल के अंदर सबसे ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैटाइन इज मोस्ट अबेंडेंट इनसाइड द सेल। पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, सोडियम आयन या मैग्नीशियम आयन? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए, पोटेशियम आयन। ये ह्यूमन बॉडी के सेल के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला आयन है और सेल के बाहर सोडियम आयन। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, कंप्लीट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम फिल्ट्रेट अकर्स। यानी कि जब हमारी किडनी हमारी ब्लड को फिल्ट्रेट करती है तो उस फिल्ट्रेट में हमारा ग्लूकोज भी आ जाता है। ठीक है ना? तो वो जो ग्लूकोज है वो बॉडी के लिए जरूरी होता है। अब ग्लूकोज तो बॉडी से निकल नहीं सकता, तो मोस्टली ग्लूकोज क्या होता है? हमारी बॉडी की किडनी के नेफ्रॉन के कौन से पार्ट से ब्लड में वापस चला जाता है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टब्यूल। प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टब्यूल ये हमारी किडनी के नेफ्रॉन का एक ऐसा पार्ट है जहां पे सबसे ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है ना? किसका? ग्लूकोज का एंड बाकी अदर सब्सटेंसेस का भी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टब्यूल। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इसमें ये कहा गया व्हाट टर्म रेफर्स टू सॉफ्ट पार्ट ऑफ ए न्यूबॉर्न बेबी स्कल। आपने देखा होगा कि जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं जब उनके स्कल को हम टच करते हैं, उनके हेड को जब ऊपर से टच करते हैं तो वो काफी सॉफ्ट फील होता है, हमें उसको छूने से काफी सॉफ्ट फील होता है। तो न्यूबॉर्न बेबी के हेड पर यानी कि सर पे जो सॉफ्ट पोर्शन है उसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन में ये पूछा गया है। फोंटेनल्स, क्राउनिंग या स्यूचर्स? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए, उसको फोंटेनल्स कहा जाता है। जो क्या करते हैं? इसका काम क्या होता है? ये किस लिए होता है? ताकि डिलीवरी होने में आसानी हो बेबी की, इसलिए। ठीक है ना? तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि न्यूबॉर्न बेबी के हेड पे जो सॉफ्ट पार्ट है इसको क्या कहा जाता है? इसको फोंटेनल्स कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। ना क्वेश्चन नंबर 12, इसमें यह पूछा गया है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट इन ईच टेस्टिस। यानी ह्यूमन मेल के हर टेस्टिस के अंदर कितने नंबर ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स ये वो होते हैं जिनके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है जहां पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। एक तरीके से कैसे, यानी कि एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है ये टेस्टिस का वो पार्ट है जहां पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना? तो हर टेस्टिस में कितने नंबर ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी, 250, और दोनों टेस्टिस मिला के 500। ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ब्रायोफाइट इज नोन एज। ब्रायोफाइट ये एक नॉन वेस्कुलर प्लांट है। इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या कहते हैं? एंथ्रीडियम, आर्किगोनियम, उगोनियम या स्पोरेंजियम? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी, आर्किगोनियम, जो कि फ्लास्क शेप्ड होता है। जो कि क्या है? ब्रायोफाइट, जो कि एक नॉन वेस्कुलर प्लांट है, जो कि छोटे छोटे होते हैं। ये क्या है? आर्किगोनियम इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और मेल कौन सा है? एंथ्रीडियम, ऑप्शन ए। तो फीमेल कौन सा होगा? आर्किगोनियम। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स वाज डेवलप्ड बाय। स्मॉल पॉक्स ये एक वायरल डिजीज है जो कि अब टर्मिनेट हो चुकी है वर्ल्ड से हमारे। तो ये जो स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन है इसको सबसे पहले किसने डेवलप किया था? तो ये कुछ ऑप्शन है और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों इसमें ऑप्शन सी, एडवर्ड जेनर। और एडवर्ड जेनर ही पहले ऐसे साइंटिस्ट थे
जिन्होंने फर्स्ट टाइम किसी वायरल डिजीज के अगेंस्ट क्या बनाया था? वैक्सीन बनाया था। ठीक है दोस्तों? इसलिए एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ वैक्सीन भी कहा जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि फादर ऑफ वैक्सीनेशन किसको कंसिडर किया गया? एडवर्ड जेनर को। तो स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन है, इसको सबसे पहले किसने डेवलप किया था? तो वो एडवर्ड जेनर ने ही किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एडवर्ड जेनर। ठीक है दोस्तों? नाउ क्वेश्चन नंबर 15th, इन फिनाइल कीटोनूरिया। देखो दोस्तों, फिनाइल कीटोनूरिया ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जिसमें क्या होता है कि जो फिनाइल एलेनिन जो एंजाइम है, ठीक है, वो देखो दोस्तों क्या होता है, फिनाइल कीटोनूरिया होने से पहले जो फिनाइल एलेनिन है, ये टायरोसिन में कन्वर्ट होता है। टायरोसिन ये एक अमीनो एसिड है, ठीक है ना? किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये टायरोसिन में। लेकिन इस बीमारी के अंदर जो फिनाइल एलेनिन है, वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता, बल्कि ये एक अदर कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो किस में कन्वर्ट होता है? अल्फा कीटोग्लूट्रेट, फिनाइल पायरुविक एसिड, टायरोसिन या फॉस्फोग्लिसरेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी, फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये फिनाइल पायरुविक एसिड हमारे ब्रेन, किडनी में जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिससे मेंटल रिटार्डेशन वगैरह होने लगता है। ठीक है दोस्तों? तो फिनाइल एलेनिन ये एक अमीनो एसिड है जो टायरोसिन में कन्वर्ट होता है। बट इस बीमारी में जो फिनाइल एलेनिन है, वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता, बल्कि किस में हो जाता है कन्वर्ट? फिनाइल पायरुविक एसिड में। और ये फिनाइल पायरुविक एसिड हमारी बॉडी की ब्रेन, लिवर, किडनी वगैरह में जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिससे फर्दर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ठीक है दोस्तों? 16 क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन वाज गिवन बाय। म्यूटेशन की थ्योरी किसने दी थी? चार्ल्स डार्विन, ऑगस्ट बियसमैन, हुगो डी ब्राइस या टी.एच. मॉर्गन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी, हुगो डी ब्राइस ने थ्योरी ऑफ म्यूटेशन के बारे में बताया था। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नाउ क्वेश्चन नंबर 17th, सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन। इसमें से एक गलत है जो आपको सेलेक्ट करना है। टेकिकार्डिया यानी कि फास्टेस्ट हार्ट रेट, टेकिपनिया यानी कि फास्टेस्ट ब्रीथिंग रेट, डायप्सनिया यानी कि डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, एपनिया नॉर्मल ब्रीथिंग। तो गलत कौन सा है इसमें से? तो इसमें गलत है ऑप्शन डी, एपनिया। एपनिया में बताया गया है नॉर्मल ब्रीथिंग, बल्कि एक्चुअल में एपनिया का मीनिंग होता है नो ब्रीथिंग, नो ब्रीथिंग। बट यहाँ क्या लिखा हुआ है? नॉर्मल ब्रीथिंग। तो मतलब ऑप्शन डी गलत है, बाकी सब सही है। तो सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन। तो कौन सा इनकरेक्ट है? ऑप्शन डी, एपनिया। इसमें एपनिया का मतलब बताया गया है नॉर्मल ब्रीथिंग, बट एक्चुअल में एपनिया का मतलब क्या होता है? दैट इज नो ब्रीथिंग। ठीक है दोस्तों? नाउ क्वेश्चन नंबर 18th, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व सप्लाई इन द ह्यूमन टंग। यानी कि कौन सी क्रेनियल नर्व है जो ह्यूमन बॉडी के टंग में जाके सप्लाई होती है, जो हमारे टंग की मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करती है, हमारे टंग के मूवमेंट को कंट्रोल करती है? कौन सी क्रेनियल नर्व है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी, हाइपोग्लोसल नर्व। हाइपोग्लोसल क्रेनियल नर्व ये बॉडी की 12th क्रेनियल नर्व होती है, जो सीधा हमारे टंग में आके सप्लाई होती है, और ये हमारे टंग के मूवमेंट को रेगुलेट करने का वर्क करती है। कौन? हाइपोग्लोसल नर्व। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आया हुआ है। ठीक है दोस्तों? नाउ क्वेश्चन नंबर 19th, टमेटो बिलोंग्स फ्रॉम विच एंजियोस्पर्मिक फैमिली। टमेटो जो होता है वो एंजियोस्पर्म की कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? फैमिली सोलेनेसी, फैमिली रेनिनकुलेसी, फैमिली लेमियसी या फैमिली मालबियसी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन ए, सोलेनेसी। तो टमेटो जो होता है वो एंजियोस्पर्म की जो सोलेनेसी फैमिली है, इससे बिलोंग करता है। और एक क्वेश्चन और बन सकता है दोस्तों यहाँ पे कि टमेटो का साइंटिफिक नेम बताइए क्या है? तो टमेटो का साइंटिफिक नेम होता है सोलेनम लाइकोपर्सिकम। ठीक है ना? क्या होता है? सोलेनम लाइको परसिकम। ये क्या है? साइंटिफिक नेम है किसका? टमेटो का। ठीक है दोस्तों? नाउ क्वेश्चन नंबर 20, इसमें ये कहा गया है कि स्पूटम टेस्ट इज यूज्ड फॉर डायग्नोस ऑफ विच डिजीज। स्पूटम एक टाइप का टेस्ट होता है, इसका यूज हम कौन से डिजीज को डायग्नोस करने में करते हैं? टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया या मलेरिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी, ट्यूबरकुलोसिस। यानी स्पूटम टेस्ट का यूज हम ट्यूबरकुलोसिस को यानी टीबी बीमारी को डायग्नोस करने में करते हैं। स्पूटम में क्या किया जाता है? देखो, स्पूटम का मतलब होता है ह्यूमन का जो थूक होता है ना, थूक, उसी को स्पूटम कहा जाता है। तो इस स्पूटम को कलेक्ट कर लिया जाता है और उसमें लैब में टेस्टिंग कराते हैं फिर, और ये पता करते हैं कि इसको ट्यूबरकुलोसिस है या नहीं, या नॉर्मल खांसी है सिर्फ। ठीक है ना? तो स्पूटम टेस्ट का यूज हम ट्यूबरकुलोसिस डिजीज को डायग्नोस करने में करते हैं। नाउ एक क्वेश्चन आपने आपके लिए, क्वेश्चन ये है, विडाल टेस्ट इज यूज्ड फॉर डायग्नोस ऑफ विच डिजीज। यानी कि विडाल टेस्ट का यूज हम कौन से डिजीज को डायग्नोस करने में करते हैं? इसका आंसर आप कमेंट में बताएं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक